मेवानी, उनकी गिरफ्तारी, गुजरात में बोरिस जॉनसन का दौरा, जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के नाम पे चले बुलडोजर, और लाल किले में प्रधानमंत्री जी का गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पर कार्यक्रम। ये चारों बातें अपने आप में एक साथ एक तो जुड़ी हुई हैं किसी न किसी रूप में, और एक बहुत ही खतरनाक भविष्य का संकेत दे रही। हम शुरू करते हैं जिग्नेश मेवानी के साथ। सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी विचार करना होगा कि जिस ढंग की रवायत चली है हाल के वर्षों में कि आप कभी कोई बयान देते हैं, कभी कोई भाषण देते हैं, भाषण में बहुत सारी बातें कही जाती हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं, मतलब कोई एक नहीं कहता हुआ, ट्वीट भी होते हैं, उसको लेकर के अब गुजरात में कोई ट्वीट हुआ है या गुजरात में कोई बात कही गई है, उसको लेकर के भाजपा के किसी समर्थक ने अगर असम से एफआईआर किया है, मुकदमा किया है, तो पुलिस आकर के वहां से गिरफ्तार करेगी, गुजरात से गिरफ्तार करेगी। कल को जैसे अभी पंजाब में भी हुआ है कि साहब केजरीवाल जी के खिलाफ कुमार विश्वास ने या अलका लामा ने कोई बात कही तो पंजाब की पुलिस आ गई, उनके घर पे पहुंच गई। तो बहुत सारे राज्यों में बहुत लोगों की अलग अलग सरकारें हैं। कल को राहुल गांधी के बारे में जो बयान दे देते हैं भाजपा के लोग, पप्पू बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, सोनिया गांधी के बारे में बहुत अपशब्द कह देते हैं, तो कल को छत्तीसगढ़ से कोई मुकदमा करेगा और कहेगा कि साहब अब वहां की पुलिस जाएगी, वहां से उठा करके ले आएगी। तो ये तो फिर अराजकता का दौर चल जाएगा ना। और जैसे हमारे जैसे लोग थोड़ा बहुत जो कानून समझते हैं कि इसके 3 चरण होते हैं। पहले आपने एफआईआर किया मान लीजिए, तो जैसे जयशंकर गुप्त के खिलाफ अगर कोई एफआईआर हुआ है या जिग्नेश मेवानी के खिलाफ अगर कोई एफआईआर हुआ है, तो पहले उनको समन दिया जाएगा, अदालत उनको समन देगी कि भाई आपके खिलाफ यहाँ हमारी अदालत में एक केस हुआ है और उसमें आकर हाजिर होकर के आपको ये बयान देना होगा। मुझे नहीं लगता कि जिग्नेश मेवानी या कुमार विश्वास या अलका लामा को कोई समन मिला है। समन जब नहीं मिलेगा तो फिर गिरफ्तार तो आप कर ही नहीं सकते हैं। अगर समन भी 3 तरह से तामील होते हैं, एक तो उसका आप सिग्नेचर करा के ले आएंगे, अगर नहीं मिलता है तो दीवार पे चस्पा कर देंगे या कह देंगे कि उन्होंने लेने से मना कर दिया, और उसके बाद भी अगर डेट पे नहीं आते हैं, तारीख पे, तब आप वारंट इशू करते हैं, फिर आप गिरफ्तार करते हैं। इस मामले में न तो कहीं कोई वारंट दिखाई दिया, न कोई समन जारी हुआ, एफआईआर की कॉपी तक तो देने को तैयार नहीं थे, फिर कैसे उठा कर लेकर चले गए। तो ये खतरनाक प्रवृत्ति है। मतलब ये चलेगा तो फिर सभी राज्यों में जिसकी जहां सरकार है वो अपने राजनीतिक विरोधियों को कहीं से भी, भाई यहां तो शुरू हुआ था ना छत्तीसगढ़ में, जब रमन सिंह जी की सरकार थी, मनोज वर्मा को यहीं से इंदिरापुरम से उठा करके ले गई थी पुलिस, और कार में ले गई थी यहां से रायपुर तक। वो पत्रकार थे, हमारे साथी थे। तो ये दौर जो चलेगा ये बहुत खतरनाक है। दूसरी बात जो है, बोरिस जॉनसन के अहमदाबाद दौरे का है, गुजरात दौरे का है। जैसा आपने बताया वो जेसीबी पर खड़े होकर के उन्होंने फोटो खिंचवाया, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन एक चीज जो हमने देखा है, आपको याद करना होगा कि इस देश में जब कोरोना फैला था उसके पहले नमस्ते ट्रंप हुआ था। ट्रंप साहब आए थे पूरे बैगन के साथ, कोई चेकिंग नहीं हुई थी, कुछ ही नहीं हुआ था, और नमस्ते ट्रंप हुआ था। उसके बाद तो गुजरात में जिस ढंग से कोरोना फैला हुआ एक इतिहास की बात है। लेकिन हम उसकी दूसरी एक बात कर रहे हैं कि भाई 12 साल तक मोदी जी आप गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 8 साल से देश में प्रधानमंत्री है देश के आप हैं। क्या ऐसी पर्दादारी है कि हवाई अड्डे से लेकर के वहां उनके ठहरने के स्थान तक जब वो पहुंचता है वीवीआईपी, चाहे ट्रंप रहा हो चाहे ये बोरिस जॉनसन हो, सफेद रंग के चादरों से ढक दिया जाता है पूरी सड़क को। सड़क के दोनों तरफ पर्दा लगा देते हैं। तक कुछ तो पर्दादारी है 12, 8, 20 साल के आपके शासन में। मतलब कुछ तो ऐसा है जिसको आप छिपा रहे हैं, ढक रहे हैं, इसको भी सामने लाना चाहिए ना। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह पे, जब वो जा रहे थे जॉनसन, तो उस रास्ते में दोनों तरफ लगे हुए हैं कर्टेन, सुबह पर्दा लगा हुआ है। तो एक तो ये है। दूसरा जो मैं कह रहा था कि कैसे आपस में जुड़े होते हैं। अब जेसीबी पर बैठा करके उनका फोटो दिखाया तो वो बताएंगे कि देखो साहब जेसीबी को कैसे बोरिस जॉनसन भी कैसे पसंद करते हैं।
जेसीबी की फिर कार्रवाई के साथ उनका जो आरएसएस का कनफुकवा तंत्र चलेगा, वो सारा का सारा घूम करके यही बताएगा कि देखो उन्होंने भी शाबाशी दी हमारे मोदी जी को। और इसके जरिए जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, देखिए जो नई रवायतें शुरू हुई हैं, भाई रामनवमी तो, राम का जन्म तो हर साल ही मनाते हैं हम लोग, चैत्र रामनवमी भी होती है, नवरात्र भी होते हैं, हनुमान जी की भी जयंती मनाने लग गए हाल के वर्षों से। लेकिन हमारे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सारे राज्यों में रामनवमी की रथ यात्रा, शोभा यात्रा या हनुमान जयंती की शोभा यात्रा, ये 2-4 सालों की बात है। हमको नहीं लगता इसके पहले कभी निकलता है। जैसे एक बार और भी चर्चा कर रहा था मैं कि झारखंड के जब उस समय बिहार होता था तो हजारीबाग में लोग करते थे, जब भी रामनवमी का जुलूस निकलता था दंगे होते थे वहां पे, पक्की सी बात थी। लेकिन फिर बाद में सब एक साथ हो जाते, मिलजुल जाते रहते थे। तो वो काम अब इस बार यहाँ किया गया है मध्य प्रदेश के खरगोन में। अच्छा, वो भी शोभा यात्रा है। कैसी शोभा यात्रा? तलवार लेकर के, कटार लेकर के, चाकू लेकर के, छुरा लेकर के, पिस्तौलें लेकर के, लहराते हुए और एक संप्रदाय के खिलाफ गालियां बकते हुए, नारे लगाते हुए, उन्माद फैलाते हुए आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। क्योंकि जैसा हमारे एक मित्र अभी बता रहे थे, सुनील साहब बता रहे थे, कौन बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में इनका हिंदू मुसलमान वाला कारगर नहीं हो पाया था, क्योंकि उसको लेकर के दंगे नहीं हुए वहां, उपद्रव नहीं हुए वहां, नफरती भाषण हुए, नफरती धर्म संसदें हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कारगर नहीं हुआ। इस बार इनको थोड़ी सी सफलता मिल गई है कि साहब खरगोन में उपद्रव हो गया, जहांगीरपुरी में उपद्रव हो गया। अब एक देखिए, एक तो सुनियोजित ढंग से ये लोग एक डर पैदा कर रहे हैं कि 120 करोड़ लोग जो हैं हिंदू हैं, उनको 18-20 करोड़ या 15-20 करोड़ जो अल्पसंख्यक हैं उनसे खतरा है, क्योंकि उनका वर्चस्व कायम हो जाएगा। तो एक तरफ तो खतरा दिखाएंगे कि साहब डरो, उनसे डरो, और उनको बचाने वाले हम ही और मोदी जी हैं। और अब जेसीबी चला करके उनके दुकानों पे, उनके घरों पे, उनके आसियानों को, उनके धार्मिक स्थलों पर घेराबंदी करके ये साबित करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि देखो मोदी जी और योगी जी ही इनको ठीक कर सकते हैं, और ये ठीक कर रहे हैं। देखो जेसीबी चल गया ना, देखो बुलडोजर चल गया ना, ये मोदी जी कर सकते हैं। तो ये दोनों साथ ये बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं, कर रही हैं। अब रह गई बात अतिक्रमण की, उसमें आप ईमानदार नहीं। अगर आपको अतिक्रमण हटाने की बात थी तो हनुमान जयंती की जो शोभा यात्रा निकली, एक नहीं 3-3 यात्राएं निकली, एक निकली कुछ नहीं हुआ, दूसरी निकली कुछ भी नहीं हुआ, तब जाकर के तीसरी यात्रा निकली, शोभा यात्रा, और उसमें जिस तरह के नारे लगे उसका जो प्रतिफल हुआ देखने को सामने आया है। तो अगर आप ईमानदार होते कि अतिक्रमण हटाना है तो इस समय की क्या जरूरत थी भाई? कि पथरा हुआ, उपद्रव हुआ, उसके बाद आकर के आप मस्जिद के पास से लगी हुई दुकानें आप तोड़ रहे हैं। भाई जहांगीरपुरी, सीमापुरी, सारे इलाकों में या दिल्ली के अधिकतर इलाकों में इतना अतिक्रमण है कि आप हटाइए। अगर ईमानदार है तो हटाइए ना। हमारे गाजीपुर गांव में आ जाइए आप, 3 फ्लोर बना सकते हैं कोई भी। यहाँ 8-8 फ्लोर बनाया हुआ है। यहाँ की निगम पार्षद जो है, भाजपा की निगम पार्षद है, 1-1 लाख रुपए एक फ्लोर बनाने का पैसा लेती है, और वो पैसा पूरा म्यूनिसिपल कमिश्नर तक जाता है। आप आइए, आके हिम्मत है तो आप तोड़िए जला करके। लेकिन आप ईमानदार नहीं हैं। मैं आपसे बताऊं राजीव जी, कल इतना शर्म आ रही थी कि आज तक पे एक मोहतरमा जो है, जो स्टूडियो में बैठ करके झगड़े लगाने बजाने का काम करती हैं, वो कल रिपोर्टिंग कर रही थी जेसीबी के साथ खड़ी होकर के, और कह रही थी उसके औचित्य ठहराने के लिए कि साहब तुर्कमान गेट पर भी तो हुआ था, बुलडोजर चला था, तुर्कमान गेट पर भी चला था, उसके पहले वहां पूना में वो खैरनार जी ने भी चलाया था। तो बुलडोजर तो चलते रहते हैं। हमने कहा कि आप पढ़ाई लिखाई करो। उत्तर प्रदेश में आपको बताऊं मैं, इलाहाबाद में एक जमाने की बात, बहुत पहले की बात, हम लोग भी उस समय बच्चे रहे, हमने सुना है जो कि महमूद भट्ट साहब थे, कमिश्नर थे, बहुत सख्त इंसान थे। सुनील को मालूम होगा, सुनील बता पाएंगे। महमूद भट्ट जी थे, कमिश्नर थे, बहुत सख्त मिजाज अफसर थे, बहुत ईमानदार अफसर थे। उन्होंने एक बार अतिक्रमण के खिलाफ वहां अभियान चलाया था। उसके बाद वो वहां के जो बड़े प्रमुख उद्योगपति थे वहां जी फ्लैश लाइट के, शेरवानी साहब, उनके यहाँ गए थे, कुछ नाश्ते पर या किसी कार्यक्रम में गए थे, उनकी बड़ी आवभगत हुई। तो लौटते समय शेरवानी जिसे उन्होंने कहा था महमूद भट्ट जी कि साहब ये आपका जो ये बारजा है निकला हुआ, ये अतिक्रमण है, इसको हटवा लीजिएगा आप। तो उनको लगा कि साहब ये तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया होगा, इतना हमारे इस संप्रदाय के हैं, हमारे लोग हैं, और इतनी आवभगत की है तो ऐसा तो कुछ होना नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अगले दिन जो है
निगम से दस्ता आया, वो जो निकला हुआ बारजा का इलाका से जो अतिक्रमण वाला हिस्सा था उसको तोड़वा दिया और उसका बिल महमूद भट्ट ने शेरवानी साहब के पास भेज दिया कि इसका बिल भी आप ही को भरना होगा। अगर आप में ईमानदारी है तो करिए, आप इस ढंग का काम करिए। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में भी जब बुलडोजर चला योगी आदित्यनाथ का, तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पे चला, ब्रजेश सिंह पर नहीं चला, धनंजय सिंह पर नहीं चला। इस तरह के जितने आपके हिंदू माफियाज हैं या अपराधी तत्व हैं जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं, भाई ब्रजेश सिंह तो जेल में रहते हुए नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार को हरवा दिया उन्होंने, उनकी पत्नी जीत गई और बीजेपी का कैंडिडेट बनारस से विधान परिषद का चुनाव हार गया। उससे बड़ा माफिया कौन होगा? तो उस पर तो आप कार्रवाई करेंगे नहीं। तो सीधी सी बात है कि कहीं न कहीं आपका मैसेज देने का है कि देखो हम हैं तो हम दबा करके इनको रखेंगे, हम इनके ऊपर बुलडोजर चला करके रखेंगे, इसलिए तुम हमारे साथ रहो, डरो पहले इनसे, डरो और फिर मेरे साथ। अब रह गया सवाल लाल किले का। गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, उनके बच्चों का बलिदान जिस तरह से हुआ था उस समय, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो सैकड़ों साल पुरानी बातें हो गई, सारा कुछ खत्म हो चुका है। उसको याद दिलाने की मतलब ठीक है, उनकी बलिदान को याद करिए, उनके शहादत को याद करिए, उसमें कहीं कोई दो राय, अच्छी बात है। लेकिन लाल किले से करना और उसके एक नई परंपरा शुरू करना, भाई आपको इतना ही लाल किले से प्रेम है और उसे करने का है तो बहादुर शाह जफर पर क्यों नहीं कर रहे हैं आप, जो अंतिम आखिरी मुगल बादशाह था, जिसने अपनी कुर्बानी कर दी, अपने परिवार की कुर्बानी कर दी, जो जाकर के उसको नसीब हुई, कब्र भी नसीब नहीं हुई हिंदुस्तान में, वो जाकर के म्यांमार में वहां के जेल में जाकर दम तोड़ा उसने, तो उसको मनाइए, उस पर भी जाकर कुछ करिए ना। लेकिन आप ईमानदार नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन से आपका, आपकी पार्टी का और आपकी जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप उनको याद नहीं करेंगे। अंग्रेज आपके लिए फ्री हो जाएंगे, मुगल आपसे दुश्मन हो जाएंगे। भाई मुगलों ने भी अत्याचार किया तो उसको कोई न तो हिंदू उसको सराहता है, न कोई मुसलमान उसके पक्ष में बातें करता है। औरंगजेब की तारीफ आज कोई नहीं करता है। तो लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो उन्होंने हमारे ऊपर इतना कड़ा शासन किया, हमको सब कुछ परेशान रखा, हमारा पैसा उठा करके ले गए। मुगल तो कम से कम इसी देश में रह गए, बसते रह गए, यहाँ से पैसे नहीं लेकर गए, यहाँ की संपत्ति लूट करके नहीं ले गए। अंग्रेज तो हमारा कोहिनूर से लेकर सब कुछ लेकर चले गए। तो उनसे आपकी तो दोस्ती होगी, और चूंकि आपने जो खलनायक बनाया हुआ है वो अल्पसंख्यक मुसलमानों को बनाया हुआ है, तो अल्पसंख्यक मुसलमानों से जुड़ी हुई बात, मुगल आपके लिए दुश्मन हो सकता है, मुगलों के खिलाफ माहौल बनाने में आपको मजा आएगा, तो लेकिन इससे देश का माहौल जो बिगड़ेगा ना, जैसा अभी गर्ग साहब कह रहे थे, ठीक बात है, डरने की बात नहीं है। हमारे जैसे लोग तब डरने का कोई मतलब नहीं है। हम तो गांधी लोहिया वाले लोग हैं भाई, सिविल नाफरमानी वाले लोग हैं। हम इमरजेंसी को झेल चुके हैं, तो आपकी इमरजेंसी अघोषित है उसको भी झेल लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि राजनीतिक दल जो है, जो अपनी भूमिका जो करनी चाहिए थी, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे और लोग हैं, भाई उसी दिन आप हार गए थे चुनाव, जिस दिन गुजरात में दंगे हो रहे थे 2002 में, कांग्रेस के लोग घरों में बैठे रह गए थे, सड़क पे गांधीवादी निकल के नहीं आए थे ये कहने के लिए कि किसी मुसलमान का सर कलम करने से पहले हमारे सीने में तलवार भोंको। अगर ये बातें हो गई होती तो फिर आज बात दूसरी होती। इसी तरह से अभी भी मौका है, जब भी आप सोचिए कि कितनी बातें हो रही है, खाली अभी तो हम यही देख रहे हैं ना, ये जो जहांगीरपुरी खरगोन देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो दलित के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, वो दबंग लोग उसे अपने पैर पे जीवा लगा करके उसे चटवा रहे हैं, पैर चटवा रहे हैं, गुनाह की सजा दे रहे हैं, जिस तरह से पिटाई हो रही है, और इन बातों की तो कहीं चर्चा ही नहीं हो रही। और उसके अलावा बाकी जो मुद्दे हैं वो सब गायब हैं, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, किसी बात की चर्चा नहीं है। अब रोज उलझे रहिए जहांगीरपुरी पर और उसके बोरिस जॉनसन पे, और इसी पर हम लोग लगे रहेंगे। तो राजनीतिक दल निराश कर रहे हैं, ये बात सही है। राजनीतिक दलों को अगर अपना वर्चस्व बनाए रखना होगा, अपना वजूद बनाए रखना होगा, वर्चस्व की बात तो अभी नहीं है, अपना वजूद बनाए रखना होगा, तो जनता के मुद्दों पे, जनता की समस्याओं के साथ कहीं ना कहीं खड़ा होना होगा। जैसे वृंदा करात ने किया है, बहादुर महिला है, हम उसका बहुत ये करते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी तो करना चाहिए ये काम, बाकी लोगों को भी तो सामने आना चाहिए। दूसरा पक्ष कहीं आ ही नहीं रहा है,